हेलो गाइस, वेलकम टू CSS ग्रुप 2015 का पार्ट 3 कंट्रोल सिस्टम। इसमें हम लोग निक्विस्ट प्लॉट के ऊपर का जो क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ निक्विस्ट प्लॉट डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार कम से कम 2 क्वेश्चन आपके निक्विस्ट प्लॉट से आते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि निक्विस्ट प्लॉट को प्लॉट कैसे किया जाता है। ठीक है, ये एक तरीके का पोलर प्लॉट है, पर चूंकि आप इसका रेंज को चेंज कर देते हैं इसलिए आप उसको निक्विस्ट प्लॉट कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप -1 + J0 से इसका रेफरेंस लेते हैं, इसलिए भी इसको निक्विस्ट प्लॉट कहा जाता है ताकि आप स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि निक्विस्ट प्लॉट इस क्वेश्चन के लिए कैसे प्लॉट किया जाए। सो क्वेश्चन था स्टेट द निक्विस्ट क्राइटेरियन, ड्रॉ द कंप्लीट निक्विस्ट प्लॉट एंड चेक द स्टेबिलिटी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि आपको हर समय क्वेश्चन पूरा पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें देखिए 2 पार्ट है, स्टेट द निक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। यहां पर उसने आपको निक्विस्ट क्राइटेरिया क्या होता है ये पूछा है, उसके बाद कहा है कि ड्रॉ द कंप्लीट निक्विस्ट प्लॉट एंड चेक द स्टेबिलिटी। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके लिए मैंने पहले से एक लेक्चर बना चुका है। ठीक है, तो इसको मैं आप यहाँ पर आपको लिंक में दिख जाएगा, यहाँ पर मैंने शेयर कर दूंगा मैं आपको, तो आपको दिख जाएगा कि स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, निक्विस्ट स्टेबिलिटी। अब इसका निक्विस्ट प्लॉट कैसे प्लॉट किया जाए ये हम लोग देखते हैं। तो आपका ट्रांसफर फंक्शन है k इंटू एस प्लस 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि निक्विस्ट प्लॉट हम जब भी शुरू करेंगे तो आप s इक्वल्स टू j ओमेगा ये सब्सटीट्यूट कर लीजिए। ठीक है, ये सारा कुछ साइनसॉइडल के रिलेटेड में होता है। जब भी हम साइनसॉइडल से रिलेट करते हैं तब हम s को लिखते हैं j ओमेगा। ठीक है, तो आप j ओमेगा यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, उसको सब्सटीट्यूट करने से आपको ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि टाइप ऑफ द सिस्टम क्या है। ठीक है, तो टाइप ऑफ द सिस्टम इज डिसाइडेड बाय द ओपन लूप पोल्स एट ओरिजिन। तो ये जो मैंने एनसर्कल किया हुआ है, दिस शोज द टाइप ऑफ द सिस्टम, ये दर्शाता है कि टाइप क्या है आपके सिस्टम का। तो यहां पर है टाइप 2, टाइप ऑफ द सिस्टम इज 2। ठीक है, अब टाइप ऑफ द सिस्टम 2 है। अगर सिस्टम का टाइप अदर देन 0 है तो आपका एक डिटूरिंग रीजन बनता है। ठीक है, निक्विस्ट प्लॉट क्या होता है कि आप एक कंटूर बनाते हैं जिसको कहते हैं निक्विस्ट कंटूर, और उसके बेसिस पे आप निक्विस्ट प्लॉट को प्लॉट करते हैं। अब अगर कोई भी पोल ओरिजिन पे है तो आपको एक डिटूरिंग रीजन की जरूरत पड़ती है, जो कि मैंने यहां पर बनाया हुआ है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये ओरिजिन को मैंने यहां पर डिटूर किया हुआ है। ठीक है, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। मैंने ओरिजिन को मैंने बेसिकली स्किप कर दिया क्योंकि उस पॉइंट पे वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो मैं उसके पॉइंट का एनालिसिस निक्विस्ट में नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक डिटूरिंग रीजन लेते हैं जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। एक बार आप समझ लेते हैं कि ये निक्विस्ट कंटूर कैसे बना यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पोलर फॉर्म में बेसिकली सारा कुछ करेंगे। तो पोलर फॉर्म r इंटू ई पावर j5 हो गया, और ये जो मैंने स्मॉल डिटूरिंग रीजन लिया हुआ है यहाँ पे, ये एप्सिलॉन ई पावर j थीटा हो गया। ठीक है, अब ये मूव कैसे कर रहा है, फाई और थीटा यहाँ पर समझ लेना बहुत जरूरी है। देखो फाई जो है वो +90 से लेके -90 जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है, और जो थीटा है वो -90 से +90 जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर जब भी हम निक्विस्ट प्लॉट को प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर एक और चीज समझनी है कि जो r की वैल्यू है वो रीचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, मतलब ठीक है ये r की वैल्यू इनफाइनाइट जा रही है, और ये एप्सिलॉन की वैल्यू जो छोटा सा रीजन हमने डिटूरिंग रीजन जिसको बोल रहे हैं वो है टेंडिंग टुवर्ड्स टू 0। बहुत छोटा सा हमने एक डिटूरिंग रीजन लिया हुआ है, और इनके एंगल्स कैसे मूव कर रहे हैं, ये फाई की एंगल मूव कर रही है +90 से -90, और थीटा का एंगल मूव कर रहा है -90 से +90। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको किताब से पढ़ने से भी समझ में नहीं आती है बार बार। ठीक है, तो बहुत पेशेंटली आप ये सुनेंगे ताकि आप कोई भी निक्विस्ट प्लॉट आप प्लॉट कर पाएंगे। कोई भी ट्रांसफर फंक्शन दिए रहने से आप निक्विस्ट प्लॉट आराम से प्लॉट कर सकते हैं। एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको फिर से और एक स्टेप में जाते हैं। इसके अंदर इसको प्लॉट करेंगे तो आप इस कंटूर को 4 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया पोर्शन नंबर 1, ठीक है, जो कि यहाँ पर है। अब पोर्शन 2 यहाँ नेगेटिव एक्सिस वाला, इसका मिरर इमेज, और ये थर्ड पार्ट है यहाँ पे, ये जो सेमी सर्कल आपका बन रहा है
जिसमें r की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है और थीटा की वैल्यू +90 से -90, और ये है छोटा सा जो डिटूरिंग रीजन यहाँ पर हमने कंसिडर किया था, वो जिसमें एप्सिलॉन की वैल्यू है टेंडिंग टुवर्ड्स टू 0 और थीटा की वैल्यू जा रही है -90 से +90। ठीक है, अब सबसे पहले रीजन 1 से शुरू करते हैं। इसको हटा लूं मैं ताकि आप आराम से इसको रिफर कर सकें। अब रीजन 1 से शुरू किया मैंने यहाँ। ठीक है, तो s की वैल्यू क्या हुई, j ओमेगा। हम लोग इसके मैग्नीट्यूड और फेज इक्वेशन लिख लेंगे। तो कभी मैग्नीट्यूड लिखना है तो a प्लस आई बी जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है उसी का बेसिस, उसी का हम लोग बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एंगल हो जाएगा a प्लस आई बी मतलब tan इनवर्स ऑफ b बाई ए। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग इसका मैग्नीट्यूड और फेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एंगल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड का इक्वेशन और ये हो गया फेज का इक्वेशन। अब आपको सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जस्ट ओमेगा की वैल्यू 0 कंसीडर कीजिए और इन्फिनिटी कंसीडर कीजिए। तो 0 कंसीडर करने से मैग्नीट्यूड हो जाएगा इनफाइनाइट। आराम से आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, यहाँ पर ये जो टर्म है इसकी वजह से सारा कुछ इन्फिनिटी हो जाएगा, अन्यथा ये कैंसिल करता और कुछ ना कुछ एक फाइनाइट वैल्यू आती। ठीक है, अगर ये टाइप नहीं होता तो। और ओमेगा इक्वल टू 0 में आप फाई एंगल निकालेंगे तो आपके पास आएगा -1। ठीक है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके रेफरेंस के लिए भी लिखा भी है। ठीक है, तो और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी डालने से मैग्नीट्यूड आ जाएगा 0। ठीक है, अगेन यही टर्म जो है वो गवर्निंग टर्म है हमारी पोलर ओरिजिन, उसकी वजह से सारा कुछ 0 हो जाएगा और जो फाई एंगल आएगा वो -180 होगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसका स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि टाइप के हिसाब से निक्विस्ट प्लॉट कैसे चेंज होता है। तो अगर टाइप 0 है तो निक्विस्ट प्लॉट जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होगा, मतलब कुछ इस तरीके से। अगर टाइप 1 है, ठीक है, तो आपका जो निक्विस्ट प्लॉट है वो नेगेटिव वाई एक्सिस से शुरू होगा, माने कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये एंडिंग पॉइंट हो गया। इसी तरीके से ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट। अगर टाइप 2 है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। अगर टाइप 2 है तो निक्विस्ट प्लॉट शुरू होगा आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस से, मतलब कुछ इस तरीके से, यहाँ इस पॉइंट से शुरू होके यहाँ पर टर्मिनेट होगा। और अगर टाइप 4 है, ये बिल्कुल थंब रूल आप याद कर लेंगे, ये बड़ी आसानी से आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसके बेसिक्स कहाँ से आए पोलर प्लॉट से। अगर टाइप 4 सिस्टम है तो आपका निक्विस्ट प्लॉट यहाँ पर प्लॉट करते हैं, जगह नहीं है हमारे पास, तो आपका निक्विस्ट प्लॉट आ जाएगा इस तरीके से कुछ। ठीक है, उसी तरीके से अगर टाइप 5 हो जाएगा तो ये और घूमते रहेगा। ठीक है, तो ये इसी तरीके से इस डायरेक्शन में घूम रहा है। टाइप 0 में यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, और इसी तरीके से ये गोल 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 घूमेगा। तो अभी हमारा कितना है, टाइप 2। तो टाइप 2 अगर सिस्टम है तो ऑब्वियसली ये वाला जो हमने देखा है, ठीक है, प्लॉट आएगा इस तरीके से, यहाँ से शुरू होगा और इधर जाएगा। तो आप तो जानते हैं कि ये शुरू होगा यहाँ से। अब ये वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि ओमेगा की वैल्यू 0 है, मतलब इनिशियल पॉइंट है, तो मैग्नीट्यूड जो है वो इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया इन्फिनिटी, इस डायरेक्शन में असल में मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी जाएगा। ये इन्फिनिट मैग्नीट्यूड है सारा कुछ डायरेक्शन, ये जस्ट एंगल से डिफाइन होगा कि कहाँ जाएगा। तो एंगल कितना था आपको वहां पे -180, तो ये -180 एक्सिस हो गई, और मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी है इसलिए कहीं यहाँ से कहीं इनफाइनाइट वैल्यू से वो शुरू होगा। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। और जब ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी है तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू 0 हो गई, तो मैग्नीट्यूड 0 इस पॉइंट पे है। ठीक है, ये सारा कोई मैग्नीट्यूड यहाँ पर आके 0 हो गया, और ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी है तो मैग्नीट्यूड आके 0 हो जाएगा। अब सवाल ये बनता है कि इसको मैं हटा देता हूं। अब सवाल ये बनता है कि आपका जो निक्विस्ट प्लॉट है वो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा, किस तरीके से जाएगा। तो ये इंटरसेक्शंस रहेंगे नहीं रहेंगे, कितने होंगे, किस पॉइंट पे आएंगे, विदाउट इंटरसेक्शन होगा, सिर्फ एक इंटरसेक्शन, दो इंटरसेक्शन होंगे, n नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, ये आइडेंटिफाई करना है हमको फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, फेज
ये कहाँ से आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने स्टार्टिंग डायरेक्शन तो आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया ये इस तरीके से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब एंड यहाँ पर होगा, ये भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, पर वो क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे। और अगर क्लॉकवाइज है तो क्या ये इंटरसेक्शंस कितने होंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो इंटरसेक्शंस कितने होंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मैं हटा देता हूँ कि the ending will be dependent on starting as well as the number of intersection with the real axis, ठीक है। that is the तो इसका फेस क्रॉसओवर निकालने के लिए इसका रियल इमेजिनरी को सेपरेट कर लेते हैं। अगर आप इमेजिनरी को सेपरेट करेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका रियल इमेजिनरी सेपरेट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट है -3j ओमेगा, ठीक है। इसको अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फेस क्रॉसओवर, ठीक है। इस सिस्टम का कोई फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए जब किसी भी सिस्टम में कोई फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है तो वो सिस्टम अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में वो अनस्टेबल सिस्टम है। अगर फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये तो आपको आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि यहां से शुरू होगा, और अभी चूंकि कोई भी फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी यहां पर अवेलेबल नहीं है इसलिए कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। अब यहां पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटर करेगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटर करेगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए एक और टेक्निक होती है जो कि इस केस में आपको यूटिलाइज नहीं हो पाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि चूंकि कोई भी फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी नहीं है इसलिए आपको मालूम है कि इस तरीके से शुरू होकर यहाँ पर आके एंड होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड होगा, पर एक और टेक्निक होती है जिससे आप एंडिंग डायरेक्शन निकाल सकते हैं, जो कि 5f माइनस 5i से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एज द पोल इज क्लोजर टू द ओरिजिन स्टार्टिंग डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग डायरेक्शन और ये है एंडिंग डायरेक्शन। कोई भी क्रॉस इंटरसेक्शन नहीं है इसलिए जहां से शुरू हुआ था विदाउट इंटरसेक्टिंग दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपके रेफरेंस के लिए ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर से स्टार्टिंग पॉइंट आ गया जो कि क्लॉकवाइज था। ये जो शॉर्टकट में आपको कह रहा हूं कि अगर पोल ओरिजिन के क्लोज में रहेगा तो स्टार्टिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, अगर पोल ओरिजिन से फार रहेगा और जीरो ओरिजिन के नजदीक रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो पोल ओरिजिन के नजदीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर +1 है, ये -4 है, ठीक है। तो -1 और -4, तो ऑब्वियसली पोल आपका ओरिजिन के नजदीक है इसलिए आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया और एंडिंग डायरेक्शन आपने इस फेस क्रॉसओवर से आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग और ये हो गया एंडिंग डायरेक्शन। अब चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 आपका होता है यहाँ पे, ठीक है, आपका निक्विस्ट कंटूर में। ये अगर आप रेफरेंस में लेंगे तो निक्विस्ट कंटूर में यहाँ पर नीचे साइड में इसका मिरर इमेज होता है, तो जस्ट इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मिरर इमेज बन जाएगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एनोटेशंस का मतलब क्या है, ये है ओमेगा की वैल्यू 0+ के लिए, यहाँ पर है एंडिंग पॉइंट ओमेगा की वैल्यू इंफिनिटी, ठीक है। ये है ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 माइनस और यहाँ पर है ओमेगा इज इक्वल्स टू -इंफिनिटी, ठीक है। तो 4 पार्ट से आपने 2 पार्ट को सॉल्व कर लिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ द निक्विस्ट कंटूर। अब पार्ट 3 पे चलते हैं जहाँ पर आपका इनफाइनाइट सेमीसर्कल आपने जो लिया था ये वाला आउटर साइड का, ठीक है। ये इनफाइनाइट सेमीसर्कल ले लिया हमने, r टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी और फाई की वैल्यू मूव हो रही है +90 टू -90, यहाँ पर देख सकते हैं आप लिखा है मैंने। सो इफ यू सब्स्टिट्यूट r into e power j phi in the transfer function where phi goes from +90 to -90 or r tending towards infinity, मतलब कि ये वाला कंप्लीट रीजन, तो क्या होगा द एंटायर थर्ड पार्ट गोज टू अ डॉट, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, अब अगर आप s इज इक्वल्स टू r इंटू ई पावर j phi लिखते हैं, ठीक है, तो इन दोनों टर्म का कोई उपयोग नहीं है, ये कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू देंगी, पर ये जो टर्म है इस वजह से क्या हो जाएगा, r यहाँ पर आप लिखेंगे r इंटू ई पावर j phi, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये लिख लिया आपने r इज इक्वल टू ई पावर j phi।
r की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है, तो ये डिनोमिनेटर में है इसलिए सारा कुछ जीरो पे आके खत्म हो जाएगा। तो ये जो इनफाइनाइट सेमी सर्कल था आपका, ये जो बड़ा वाला यहाँ पे राइट हैंड साइड का, ये सिर्फ एक छोटे से डॉट में आके सिमट जाएगा, ठीक है। तो ये एंटायर सेमी सर्कल कन्वर्जेस टू अ सिंगल डॉट। अब हो गया आपका फोर्थ रीजन जो कि डिटोर रीजन है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया था s इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई जे थीटा, वेयर थीटा गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये देखिए ये वाला रीजन, ये जो रीजन है हमारा, एरो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हम लोग कहां से जा रहे हैं, ये माइनस 90 से लेके प्लस 90 जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस 90 से प्लस 90, अब इसको ट्रांसफर फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। फिर से आपका ये जो जीरो और पोल को दिखाने वाला जो टर्म है s+4 s+1, ये दोनों को कोई काम का नहीं है यहाँ पे। और जो पोल एट ओरिजिन है उस टर्म को अगर आप सिर्फ लेंगे, ठीक है, तो 1/s², अगर आप उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e पावर 1/e² और एप्सिलॉन स्क्वायर e⁻²j थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर लीजिए चाहे कुछ भी लीजिए, कोई मतलब नहीं, यहाँ पर मैंने स्क्वायर नहीं भी लिखा तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एप्सिलॉन इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है। तो इसका इनवर्स में आ जाएगा इन्फिनिटी। तो 1/ देख सकते हैं, एप्सिलॉन टेंडिंग टुवर्ड्स 0, सो 1/एप्सिलॉन मतलब ये जो टर्म है ये इनफाइनाइट हो जाएगी। और e⁻²j थीटा, अब थीटा की वैल्यू माइनस 90 से प्लस 90 जा रही है, अगर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस माइनस साइन की वजह से, ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन की वजह से माइनस 90 प्लस 90 हो जाएगा, प्लस 90 माइनस 90 हो जाएगा, और इस 2 की वजह से ये जो 90 है 180 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है s थीटा इज मल्टीप्लाइड बाय 2, द स्मॉल d2 रीजन इज मैप टू द बिगर सर्कल as epsilon is 0, so 1/epsilon will tend to infinity having a phase angle plus 180 to minus 180, ठीक है। तो ये है समरी, epsilon moves from 0 minus to 0 plus, therefore 1/epsilon goes from minus infinity to plus infinity with an angle 180 degree minus प्लस 180 डिग्री टू माइनस 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब आप एप्सिलॉन की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे थे 0 माइनस से 0 प्लस तक, तो ये इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो 1/एप्सिलॉन चला जा रहा है माइनस इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली ऐसा होगा, और एंगल वैल्यू हो गई प्लस 180 से माइनस 180, सो ऑब्वियसली आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे और ये यहाँ पर आके खत्म होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट नेक्विस्ट प्लॉट, जो कि मैंने आप नेक्स्ट स्लाइड में बनाया हुआ है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट नेक्विस्ट प्लॉट। इस पॉइंट से जो आपका स्मॉल इनफाइनेटिसिमल स्मॉल सेमी सर्कल था जो कि डिटूरिंग रीजन था, उस वजह से ये कंप्लीट बिगर सर्कल आ जाएगा, एक इनफाइनाइट सर्कल आ जाएगा जो कि इस तरीके से यहाँ पर आके टर्मिनेट होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। अब आप देखेंगे ये तो आपके पास कंप्लीट नेक्विस्ट प्लॉट आ गया। अब स्टेबिलिटी कहां से आइडेंटिफाई होगी, तो -1+j0 से आप एक लाइन खींच दीजिए इस तरीके से, और आइडेंटिफाई कीजिए कि कितने बार उस लाइन को इंटरसेक्ट किया गया नेक्विस्ट प्लॉट के थ्रू और किस डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं दोनों के डायरेक्शन सेम है, ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इस लाइन को आपने इंटरसेक्ट करते हुए कितने बार देखा, यहाँ पे एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ, ठीक है। तो दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, n की वैल्यू 2 विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। क्लॉकवाइज के लिए माइनस साइन होती है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस साइन। सो इट इज ऑब्जर्व दैट -1+j0 इज एनसर्कल्ड ट्वाइस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हेंस n इज इक्वल्स टू -2। ये हो गया n की वैल्यू। अब स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर स्टेबिलिटी क्राइटेरिया होती है n इज इक्वल्स टू p माइनस z, वेयर p जो है वो नंबर ऑफ पोल्स इन द राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसमें कितने पोल्स राइट हैंड साइड में है वो आइडेंटिफाई होता है और वो दिखाया जाता है p से, और जो z है वो आपका स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। तो p कितना हुआ आपके केस में 0। आप अगर GSHS का इक्वेशन देखेंगे तो कोई भी पोल नहीं है जो कि राइट हैंड साइड में लाई करता है। और n की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर देख सकते हैं n की वैल्यू -2। अब आप इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कीजिए, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है n इज इक्वल्स टू p माइनस z, n की वैल्यू -2,
p की वैल्यू 0, z की वैल्यू आप आइडेंटिफाई करेंगे तो z की वैल्यू आ गई 2। अब ये 2 क्या आइडेंटिफाई करता है? ये 2 दिखाता है कि क्लोज लूप सिस्टम में दो क्लोज लूप पोल्स रहेंगे जो कि राइट हैंड साइड में लाई करेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट निक्विस्ट प्लॉट में क्या हो रहा है, आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट करते हैं। तो जो z आइडेंटिफाई हो रहा है ये बता रहा है कि आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में कितने पोल्स एस प्लेन के राइट हैंड साइड में रहेंगे। ठीक है, तो ये दिखाता है आपका ये z का काउंट। अब इसको वेरीफाई कर सकते हैं रूट लोकस मेथड से। रूट लोकस मेथड में हमने यहाँ पर प्लॉट किया है मैट्रिक्स के थ्रू, और आप देख सकते हो कि जो इक्वेशन है GSHS का उसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये आएगा, एक ब्रांच रूट लोकस का यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा ब्रांच इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो हर समय दो पोल्स राइट हैंड साइड में ही लाई करेंगे। देखिए ये हो गया कंप्लीट राइट हैंड साइड एरिया आपका, ये हो गया ओरिजिन एस प्लेन का, और ये पूरा राइट हैंड साइड में। तो दो पोल्स जो है वो हर समय राइट हैंड, दो पोल्स जो है वो हर समय क्लोज लूप पोल्स हर समय राइट हैंड साइड में लाई करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्विस्ट प्लॉट और रूट लोकस पोलर प्लॉट, इनको आपस में रिलेट करके समझना, जो कि यहाँ पर मैंने ट्राई किया है कि आपको समझा सकूं कि न्यूक्विस्ट प्लॉट से जो भी रिजल्ट आया वो आप रूट लोकस में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक बटन में लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और भी इस तरीके के वीडियो बना सकूं। थैंक यू गाइस, थैंक यू, जय हिंद।